हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कोशिका और कोशिका से संबंधित जितने भी अंग हैं उनके संबंधित हम बात करेंगे। यह जो क्लास है स्पेशल तौर पर पशु परिचय और जूनियर अकाउंट के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर हम कोशिका से संबंधित जितने भी है, कोशिका और कोशिका से संबंधित जितने भी अंग है उनके बारे में वन शॉट में पढ़ेंगे। पूरी एक क्लास के अंदर हम कोशिका और उससे संबंधित जितने भी अंग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो नोट्स बनाई गई है ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोशिका। इससे सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। तो कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? सन 1665 में की थी। ठीक है, कोशिका की खोज सन 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसमें की थी? तो कवेरेकस सुबेर नामक वृक्ष की छाल में की थी। कवेरेकस सुबेर नामक एक वृक्ष होता है, इसकी छाल में उन्होंने की थी। और रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी की जो कोशिका थी वो कौन सी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी किसमें की? कवेरेकस सुबेर नामक वृक्ष की छाल में की थी। और ये कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। ठीक है, फिर बात करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज जो की थी जीवित में, पादप में और जंतु में दोनों में पढ़ेंगे। तो जीवित कोशिका की खोज जंतु में जो सबसे पहले की थी उसने की थी लिवेनॉक ने की थी। ठीक है, और क्या नाम दिया था उसको? उन्होंने इसको नाम दिया छोटी जंतु कोशिका, यानी थिंक एनिमल सेल दिया नाम दिया था। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज जंतु के अंदर किसने की थी? लिवेनॉक ने की थी। नाम क्या दिया था? छोटी जंतु कोशिका, यानी थिंक एनिमल सेल नाम दिया था। अब बात करेंगे जीवित कोशिका किसमें? पादप में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो मार्सेले मेलपिगी ने की थी। किसने की थी? मार्सेले मेलपिगी ने की थी। और क्या नाम दिया था? सेलुलस व यूट्रिकुलस नाम दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोशिका विज्ञान। ठीक है, यानी साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बहुत सी बार इसी के अंदर से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी की बात करें तो कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो कोशिका विज्ञान शब्द हर्टविग ने दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक है। अब बात करेंगे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के आधुनिक जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के आधुनिक जनक जो है वो स्वानसन है। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक अरुण कुमार शर्मा यानी AK शर्मा है। अब बात करेंगे कोशिका विज्ञान है क्या? तो कोशिका विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका की संरचना, कार्य और उसके संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण एक और चीजें कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो रॉबर्ट हुक की है। रॉबर्ट हुक ने अपने कोशिका की खोज की थी, उसके बारे में जितनी भी जानकारी लिखी थी वो किस बुक में लिखी थी? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर लिखी थी। अब बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो पादप में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है रेमी के रेसे होते हैं। और जंतु में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका की पूछे तो वो होती है जंतु में शतुरमुर्ग का अंडा, पादप के अंदर बोलते हैं रेमी के रेशे। अगर सिंपल पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो शतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। अगर सिंपल पूछे सबसे छोटी कोशिका तो भी माइक्रोप्लाज्मा है। और अगर बोले कि सबसे छोटी कोशिका किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो डायलिस्टर। ठीक है, डायलिस्टर ये प्रोकैरियोटिक के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी आती है? तो डायलिस्टर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राणियों की बात करें। प्राणियों में सबसे छोटी कोशिका जो आती है वो शुक्राणु आती है। और प्राणियों के अंदर ही सबसे बड़ी कोशिका जो आती है वो अंडाणु आती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि प्राणियों में सबसे छोटी कोशिका तो वो लिखेंगे शुक्राणु, और प्राणियों के अंदर ही सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु। अगर बात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका तो शतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद है हमारे पास सबसे लंबी कोशिका। अगर पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। जो जिराफ के गर्दन की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। अगर मानव में पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है प्राणियों में, मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका आएगी। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दो दिए गए थे। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था कोशिका सिद्धांत वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया था रुडोल्फ विर्चोव, पुरकंजे व कोल नेजेली ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो एक से पूछ सका कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर मैं ऑप्शन में रुडोल्फ विर्चोव हो तो रुडोल्फ विर्चोव करना, अगर तीनों का नाम हो तो तीनों का नाम से करना। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव, पुरकंजे व कोल नेजेली ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं कोशिका की आकृति। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कोशिका की आकृति की बात करेंगे। तो कोशिका की आकृति जैसे बात करें, शुक्राणु की आकृति कैसे होती है? चमचाकार होती है, जो चम्मच का आकार होता है उसकी आकृति की होती है। ठीक है, अब बात करेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त कोशिका की जो आकृति होती है वो अवतलाकार यानी अवतल के आकार की होती है। जैसे बात करते हैं अवतलाकार, इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये अवतलाकार होती है। किसकी होती है? अवतलाकार किसकी होती है? ये होती है आरबीसी की। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है छड़ाकार होती है, छड़ के आकार की होती है, छड़ाकार होती है। अब बात सिर्फ बहुत से एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि यूबियो कोलेरी की आकृति कैसी होती है, यानी कोमाकार आकृति की कोशिका, कोमाकार आकार की कोशिका कौन सी है? तो कोमाकार आकृति की जो कोशिका है वो यूबियो कोलेरी। यूबियो कोलेरी की आकृति जो है, यूबियो कोलेरी कोशिका की जो आकृति है वो कौन सी है? कोमाकार आकार की है। ठीक है, अब बात करते हैं वृषण और अंडाशय की आकृति कैसी होती है? तो वो अंडाकार होती है। वृषण और अंडाशय की आकृति कैसी होती है? अंडाकार की होती है। ठीक है, अब बात करेंगे एक कोशिका जीव। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिका जीव है? तो ये सारे जो है एक कोशिका है। अगर तुम इनको याद कर लोगे, सारे एक कोशिका है, एक कोशिका याद कर लोगे तो बहु कोशिका याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक कोशिका जीव कौन कौन से होते हैं? जीवाणु एक कोशिका है, अमीबा एक कोशिका है, युग्लिना एक कोशिका है, पैरामीशियम एक कोशिका है, ईस्ट एक कोशिका है और कवक एक कोशिका है। अगर बात करें पादपों में तो क्लोरेला शैवाल और क्लेमाइडोमोनास शैवाल, ये दोनों शैवाल जो है वो क्या है? एक कोशिका जीव है। क्लोरेला शैवाल और क्लेमाइडोमोनास शैवाल ये दोनों क्या है? एक कोशिका जीव है। ठीक है, इनमें से अगर तुमको ये याद के लिए तो एग्जाम में बहुत सारा फायदा हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग होते हैं, कोशिका द्रव के अंदर जो पाए जाते हैं अंग होते हैं, उन्हें कोशिका अंग कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका अंग जो होते हैं झिल्लियों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, एक एकल झिल्ली युक्त होता है, एक होता है झिल्ली रहित होता है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली युक्त की बात करेंगे। तो दोहरी झिल्ली युक्त में हम बात करेंगे हरित लवक जो है यानी क्लोरोप्लास्ट है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। उसके बाद बात करेंगे हम माइट्रोकोन्डिया यानी शुद्ध कणिका, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। उसके बाद बात करेंगे गोल्जी काय, यह भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और उसके बाद बात करें अंतर प्रदेवी जालिका यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ईआर, ये भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। जो चार जो है ना, ये दो चारों जो क्या है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। अब बात करेंगे एकल झिल्ली कोशिकांग, जिसमें एक ही झिल्ली का आवरण होता है, वो एकल झिल्ली कोशिकांग कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारकाई, इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम भी कहते हैं हिंदी में। तारकाई सेंट्रोसोम, हिंदी इंग्लिश में सेंट्रोम कहते हैं। ठीक है, वो एकल झिल्ली कोशिकांग है। लाइसोसोम यानी लैनकाई लाइसोसोम, ये भी क्या है? एकल झिल्ली कोशिकांग है। अब बात करते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है उनमें झिल्ली रहित कोशिकांग कहते हैं। इनमें एक तो आता है राइबोसोम, एक और आता है, एक आता है केंद्रक के अंदर जो पाई जाने वाली केंद्रिका, केंद्र के अंदर एक केंद्रिका भी पाई जाती है, वो भी क्या होती है? एकल झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो झिल्ली रहित कोशिकांग में एक तो राइबोसोम आता है, एक आती है केंद्रिका आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हम बात करेंगे सबसे बड़ा कोशिका अंग की बात करेंगे। सबसे बड़े आप कोशिका अंग तो पढ़ लिया, आप सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिका अंग पादप में बात करेंगे। सबसे बड़ा कोशिका अंग जो होता है वो हरित लवक होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। पादप के अंदर सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बात करें जंतु में, जंतु में सबसे बड़ा कोशिका अंग जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिका अंग किसमें? जंतु के अंदर। अगर सिंपल पूछे कि सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो और हरित लवक हो तो सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा मानेंगे? हरित लवक मानेंगे। अगर पूछे कि सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, उसमें ऑप्शन में हरित लवक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मानेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल पूछे सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है तो हरित लवक है, अगर पादप में पूछे तो भी हरित लवक है और जंतु में पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब बात करें सबसे छोटा कोशिकांग। सबसे छोटा कोशिकांग जो है पादप में भी राइबोसोम है और जंतु में भी राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग है। यह पादप में भी सबसे छोटा कोशिकांग कौन मानेंगे? राइबोसोम को। और जंतु में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम को। ठीक है, अब बात करते हैं वह कोशिकांग जो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है वह पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो वह कौन सा आएंगे? जो जंतु में तो पाया जाएगा लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो तारकाई जो होता है, तारकाई ऐसा कोशिकांग है यानी तारकाई सेंट्रोसोम ऐसा कोशिकांग जो कि जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो तारकाई जो होता है वो केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। अब बात करेंगे वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में उपस्थित होता है वह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो केवल किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, कौन सा है? हरित लवक। हरित लवक केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और तारकाई किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। केंद्रक की जो उपस्थिति है इसके आधार पर कोशिका जो होती है वो इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इससे पहले एक जरूरी बात है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। और हमारे चैनल पर आपको साइंस की क्लास से निःशुल्क प्रदान की जा रही है और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। अब बात करें केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर।
केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होती है एकार्योटिक सेल्स कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और मेसोकैरियोटिक कोशिका। किसके आधार पर बांटा हमने? केंद्रक की उपस्थिति। अगर केंद्रक उपस्थित है और नहीं है, इसके आधार पर हमने किसके आधार पर कोशिका को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक होती है एकार्योटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होती है मेसोकैरियोटिक कोशिका। एकार्योटिक कोशिका का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है तो क्या कहते हैं? एकार्योटिक कोशिका कहते हैं। तो एक बार सुन लो कि एकार्योटिक कोशिका का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित है, क्या कहलाते हैं? एकार्योटिक कोशिका कहलाते हैं। इसका उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे बात करते हैं परिपक्व आरबीसी, यानी स्तनधारियों में परिपक्व आरबीसी में जो होती है केंद्रक अनुपस्थित होता है, और फ्लोएम की चालनी नलिका में चालनी कोशिका, फ्लोएम की में चालनी जो कोशिका होती है इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है। केंद्रक होता है लेकिन वह अविकसित होता है। ठीक है, तो इसे वह कोशिका बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो इसमें एक विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसके अंदर अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु हो गया, इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा, इसके अंदर भी अविकसित केंद्रक पाया जाता है। नीलहरी शैवाल, इसके अंदर भी क्या होता है? अविकसित केंद्रक पाया जाता है। नीला स्तूपाक को कहते हैं बिल्यू एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब वह कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, सभी उच्चतर पादप, जितने भी उच्चतर बड़े पादप होते हैं उनमें, जंतुओं में और कवक में, कवक सबसे महत्वपूर्ण है कवक, कवक में भी क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेसोकैरियोटिक कोशिका। वह मेसोकैरियोटिक कोशिका मतलब वह कोशिका जिसमें मिश्रित केंद्रक पाया जाता है, मिक्स केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का मिला जुला मेल होता है, उसे मेसोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है डायनोफ्लैजिलेट शैवाल। डायनोफ्लैजिलेट शैवाल जो होता है वो मेसोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, मेसोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। अब बात करेंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, तो सबसे बात करते हैं कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो कोशिका भित्ति की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी कोशिका की, उस समय इन्होंने भित्ति की खोज भी की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम क्या होता है? इसे कोशिका की मृत सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की मृत सीमा भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति में जान नहीं होती, इसलिए कोशिका की मृत सीमा भी से कहते हैं। उपस्थिति की बात करेंगे तो यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से होता है। ठीक है, बात करते हैं निर्माण में सहायक कोशिकांग। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक कोशिकांग कौन सा है? तो गोल्जी का है। गोल्जी का द्वारा ही कोशिका भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। तो गोल्जी के निर्माण में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक कोशिकांग जो है वो गोल्जी का है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति जो होती है, भित्ति जो होती है जल हेतु पारगम्य होती है, ये जल को आने जाने देती है। पारगम्य का मतलब होता है को किसी पदार्थ को आना जाने देना। तो ये जल हेतु क्या होती है? पारगम्य होती है, जल इससे आर पार जल हो जाता है, ये जल हेतु पारगम्य होती है। अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की खोज जो किसने की थी? सी कैमर व सी नेजली ने इसकी खोज की थी। तो कोशिका झिल्ली की खोज करने वाले कौन थे? सी कैमर व सी नेजली ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसे कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका कला भी कहते हैं, और इसे जीवद्रव कला भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका कला किसने कहा था? तो कोशिका झिल्ली को कोशिका कला जो कहा था वो सी कैमर और सी नेजली ने कहा था। अब बात करें जीवद्रव कला, इसे जीवद्रव कला जो कहा था प्लोव ने कहा था। ठीक है, अन्य नाम में बात करेंगे तो कोशिका कला किसने कहा था? तो कोशिका कला सी कैमर और सी नेजली ने कहा था, और जीवद्रव्य कला किसने कहा था? तो प्लोव ने कहा था। अब बात करते हैं उपस्थिति। तो कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ऐसी जो ये जहाँ पादप कोशिका में भी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माण। तो कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के 3 स्तर से होता है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कितने स्तर से होता है? 3 स्तर होता है। सबसे ऊपर प्रोटीन होता है, बीच में लिपिड होता है, और यहाँ पे नीचे क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के 3 स्तर से मिलकर होता है। सबसे ऊपर प्रोटीन, मध्य में लिपिड, उसको ऊपर नीचे प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? कोशिका झिल्ली की मोटाई जो होती है 75 से लेकर 100 एंगस्टर मोटी होती है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है? जो 75 से लेकर 100 एंगस्टर मोटी होती है। अब बात करते हैं पारगम्यता की। तो कोशिका भित्ति के बनने बात की वो जल हेतु पारगम्य होती है, लेकिन ये
पारगम्य में जल्दी, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वो जलहेतु अर्ध पारगम्य में होती है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो जलहेतु क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो जलहेतु पारगम्य होती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के मॉडल। कोशिका झिल्ली के भिन्न सारे मॉडल दिए गए। हम सबसे पहले बात करें कोशिका, और एग्जाम में सभी तरह के मॉडल के नाम पूछे जाते हैं और किसने दिया था इसके बारे में पूछा जाता है। तो कोशिका झिल्ली के मॉडल, अब बात करते हैं एक स्तरीय मॉडल, इसे लिपोडियल मॉडल के नाम से जानते हैं। ये किसने दिया था, ओबर्टोन ने दिया था। ठीक है, एक स्तरीय मॉडल इसे लिपोडियल मॉडल कहते हैं। ये किसने दिया था, ओबर्टोन ने दिया था। अब बात करते हैं द्विस्तरीय मॉडल, इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। ये किसने दिया था, गार्टनर व ग्रेंडेल ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल जो दिया था वो डेनियल व डॉब्सन ने दिया था। ठीक है, इकाई कला मॉडल इन्हें डेनियल और डॉब्सन ने दिया था। अब बात करें तरल मोज़ेक मॉडल, सबसे सर्वमान्य मॉडल माना जाता है। तो एग्जाम अगर पूछ देता है कि सबसे सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, तो तरल मोज़ेक मॉडल सबसे सर्वमान्य मॉडल है। ठीक है, और किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने दिया था। कौन सा मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था, और तरल मोज़ेक मॉडल सबसे सर्वमान्य मॉडल माना जाता है अब तक का। अब बात करते हैं जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। ये बात किसने की थी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये बात कहने वाले कौन है, तो ये बात कहने वाले हक्सले है। ठीक है, तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये बात किसने की थी, हक्सले ने की थी। अब बात करते हैं हम कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में, एक एक के बारे में तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बात करते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की क्लोरोप्लास्ट की जो खोज जो की थी किसने की थी, सिम्पर ने की थी। और नाम किसने दिया था, तो इरेरा ने दिया था। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी और नाम किसने दिया था, इरेरा ने इसका नाम दिया था। अन्य नाम की बात करेंगे तो अन्य नाम की बात, अन्य नाम में आता है इसे कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। इसे फूड बैंक ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। हरित लवक को कहते हैं, हरित लवक के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जगह संपन्न होती है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर, और इसे ही फूड बैंक ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हरित लवक में उपस्थित क्या होता है। हरित लवक के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, तो हरित लवक के अंदर हमारे पास दो चीजें उपस्थित होती है, एक तो डीएन होता है और एक 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एग्जाम ऐसा पूछ सकता है कि निम्न अंगों में से किसमें से डीएनए पाया जाता है, तो आप लिखेंगे डीएनए तो होता है हरित लवक में पाया जाता है, और 70 प्रकार के इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हरित लवक जो यानी हरित लवक जो होता है ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इसके चारों ओर क्या होता है, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, इसलिए दोहरी झिल्ली कोशिकांग होते हैं कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हरित लवक के अंदर जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग होता है पीडिका, एक होता है स्ट्रोमा। पीडिका को स्ट्रोमा कहते हैं और एक भाग होता है ग्रेना। ठीक है, पीडिका इसे हम कहते हैं, स्ट्रोमा भी कहते हैं। इस भाग के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन से फिर क्या, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। कौन से भाग में, पीडिका या स्ट्रोमा भाग के अंदर। अब बात करते हैं ग्रेना भाग के अंदर। ग्रेना भाग के अंदर क्या होता है, ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो कोलिकर ने की थी। ठीक है, अब बात करेंगे इसका वास्तविक खोजकर्ता कौन है, तो वास्तविक खोजकर्ता अल्टमान व फ्लेमिंग है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। वास्तविक खोजकर्ता कौन है, अल्टमान व फ्लेमिंग है। अब बात करते हैं नामकरण की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण की बात करें तो इसे ग्रेन्यूल नाम किसने दिया था, तो कोलिकर ने इसे ग्रेन्यूल नाम दिया था। अब बात करते हैं बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तो इसे बायोप्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया था। अब बात करते हैं फाइला या फिला नाम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला या फिला नाम किसने दिया था, फाइला और फिला नाम किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था। अब बात करते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था कोल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब बात करते हैं अन्य नाम की, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, इसे ही कोशिका का शक्ति घर भी कहते हैं, इसे ही कोशिका का एटीपी निर्माता भी कहा जाता है। तो बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नाम की बात, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है, इसे ही कोशिका का एटीपी निर्माता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली कोशिका अंग होता है कि उसके चारों ओर क्या होता है, दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बारे, इसके आंतरिक झिल्ली जो वलित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो वलित होती है, नहीं वलित यानी कुंडली नुमा होती है। इस कुंडली नुमा से जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, वलित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी भाग पर ही क्या होता है, रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है, इसे बात करते हैं आंतरिक झिल्ली है। ये आंतरिक झिल्ली ऐसी इस प्रकार होती है,
ठीक है। इस प्रकार आधी झिल्ली होती है, इस पर क्या होती है, रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है, ये रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है। इस रैकेट नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, इस रैकेट में एफ कण कहते हैं, इसको कहते हैं एफ कण कहते हैं, या इसे ही ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ठीक है। तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो आंतरिक झिल्ली जो होती है क्या होती है, वलित होती है, जिसपे क्या होता है कि इसे हम क्या कहते हैं, वलित झिल्ली को इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर ही क्या होता है, रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है। इस रैकेट नुमा संरचना को क्या कहते हैं, अफकण कहते हैं या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इस आंतरिक झिल्ली के भीतर क्या होता है, एक द्रव उभरता है। इस आंतरिक झिल्ली होती है, इस आंतरिक झिल्ली के भीतर क्या होता है, एक द्रव उभरता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो आंतरिक झिल्ली के भीतर क्या होता है, एक द्रव उभरता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उपस्थिति। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है। कौन से 70 प्रकार के राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, और इसमें भी क्या होता है, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, हरित लवक के अंदर भी क्या होता है, डीएनए था और 70 प्रकार के राइबोसोम था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है और 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गोल्जी काय की बारे में बात करेंगे। तो गोल्जी काय की खोज, सबसे पहले बात करेंगे गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो गोल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। और किसमें की थी, उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका में की थी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसमें की थी, उल्लू में की थी, या उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका में की थी। और नाम किसने दिया था, तो गोल्जी काय नाम किसने दिया था, कैमिलो गोल्जी ने से गोल्जी काय नाम दिया था। ठीक है। अन्य नाम की बात करते हैं तो गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है, इसे कोशिका का पुलिसकर्मी भी कहते हैं। कोशिका क्या क्या कहते हैं, पुलिसकर्मी भी कहते हैं। इसे ही कोशिका का क्या कहते हैं, सुरक्षा कर्मी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गोल्जी काय के कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का 3 कार्य है। क्या है, पहला तो है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। ठीक है। हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति का निर्माण किस अंग से होता है, तो गोल्जी काय से होता है, पढ़ा लिखा पढ़ा था। अब बात करते हैं गोल्जी काय का कार्य क्या है। तो एक तो है, पहला कार्य तो है गोल्जी काय का कि कोशिका भित्ति का निर्माण करना, वह है शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण करना, निषेचन कला का निर्माण करना। ठीक है। इसका 3 कार्य, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण करना, वह निषेचन कला का निर्माण करना, इसका 3 कार्य है। अब बात करते हैं निर्माण। अब बात करते हैं गोल्जी काय का निर्माण कैसे होता है। तो गोल्जी काय किसका निर्माण करती है, गोल्जी काय जो होती है 2 अंगों का निर्माण करती है। एक होता है लाइसोसोम का निर्माण करती है, वह पेरोक्सिसोम का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये इसका मतलब है निर्माण, यानी गोल्जी काय किसका निर्माण करती है, गोल्जी काय जो होती है वो लाइसोसोम का भी निर्माण करती है और पेरोक्सिसोम का भी निर्माण करती है। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, गार्नियर ने की थी। और वास्तविक खोजकर्ता कौन है, तो कीथ पोर्टर व कुलम जो इसके वास्तविक खोज करता है। ठीक है। अब बात करते हैं खोज गार्नियर ने की थी, वास्तविक खोज करता है कीथ पोर्टर व कुलम है। अब बात करते हैं नाम, इसका अंतःप्रद्रव्य जालिका को नाम किसने दिया था, तो कीथ पोर्टर ने दिया था। ठीक है। अन्य नाम की बात करते हैं, अन्य नाम इसे और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, इसे ही कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहते हैं, इसे ही कोशिका की जालनुमा संरचना भी कहते हैं। ठीक है। इसे अन्य नाम है कोशिका का कंकाल, कोशिका का परिवहन तंत्र, कोशिका की जालनुमा संरचना के नाम से भी जानते हैं। प्रकार की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम। और एक होती है खुदरी स्मूथ, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम। रफ यानी खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए रफ होती है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या होती है, इसलिए ये क्या होती है, खुदरी होती है। और ये राइबोसोम जो कितने प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है। और RERNA खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अब बात करते हैं SER यानी स्मूथ, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। केंद्रीय चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करते हैं, इस पर राइबोसोम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और इसका कार्य क्या है, लिपिड और वसा का संश्लेषण करना इसका कार्य होता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है खुदरी, और चिकनी जो होती है वो लिपिड और वसा का संश्लेषण करती है। और खुदरी पर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और चिकनी पर 80S प्रकार के राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लैन काय यानी लाइसोसोम की बात करते हैं। लैन काय लाइसोसोम की खोज टी डुवे ने की थी और नाम किसने दिया था, नोविकोव ने दिया था। अब बात करते हैं अन्य नाम की बात करें तो इस अन्य नाम इसे आत्मघाती थैली यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसमें पाचन अंग भी कहते हैं, इसे परमाणु बम, इसे एटम बम ऐसे नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात उपस्थित कहाँ होती है तो लैन काय लाइसोम, ये इसके लैन काय लाइसोम के अंदर 50 प्रकार के जल अपरणीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है। इसमें उपस्थित क्या होता है, इसमें 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये एकल झिल्ली युक्त संरचना है। लैन काय लाइसोम क्या है, एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम तारकाई या सेंट्रोसोम की। तारकाई या सेंट्रोसोम की खोज जो की थी बेंडेड ने की थी और बेंडेड ने की थी और नाम किसने दिया था, टी बायोरिन से नाम दिया था। ठीक है। और अन्य नाम की बात करेंगे तो
और इसे कोशिका का विभाजन केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का विभाजन केंद्र भी कहते हैं। इसे ही कोशिका का प्रजनन अंग भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम इसके अन्य नाम है, एक कोशिका का विभाजन केंद्र, कोशिका का प्रजनन अंग भी कहते हैं। आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति कैसे होती है? तो इसकी आकृति होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। तो ये तारकाय की आकृति कैसे होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ठीक है, कार्य क्या करती है तेरे तारकाय? तारकाय का कार्य क्या है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने का कार्य है और तर्कु तंतु का निर्माण करने का कार्य है। इसके दो कार्य है, एक तो होता है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना, एक तर्कु तंतु का निर्माण करना। ये दोनों कार्य किसके हैं? तारकाय सेंट्रोसोम के हैं। और बात करते हैं तारकाय क्या होती है? एकल झिल्ली युक्त कोशिका, कोई एकल झिल्ली कोशिकांग है, एकल झिल्ली कोशिकांग है, इसके ऊपर एक ही झिल्ली पाई जाती है। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ने की थी और ब्राउन, रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसमें राइबोसोम की खोज की थी। किसमें की थी? पादप में की थी। और जंतु में राइबोसोम की खोज किसने की? पिलाडे ने की थी। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने की? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसमें की थी? पादप कोशिका में। और जंतु में पूछे तो जंतु में राइबोसोम की खोज पिलाडे ने की थी। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं, नाम इसका नाम किसने दिया था? राइबोसोम का नाम, राइबोसोम नाम किसने दिया था? तो पिलाडे ने दिया था। और अन्य नाम की बात करें तो इसे कोशिका की इंजन, इसे कोशिका क्या कहते हैं? इंजन भी कहते हैं। इसे ही कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अन्य नाम में क्या आता है? इसे कोशिका का इंजन कहते हैं, इसे ही कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और ये क्या है? झिल्ली रहित संरचना है। राइबोसोम एक ऐसी संरचना है, जो अंग है जो झिल्ली रहित होता है। ठीक है, झिल्ली रहित संरचना है। अब बात करें, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S प्रकार के और एक होते हैं 80S प्रकार के। 70S प्रकार के भी दो डिवाइड होते हैं, एक होते हैं 50 और 30, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50 और 30 ऐसी इकाइयों से। और 80S जो होता है ये 60 और 40 दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसमें की थी? ऑर्किड पादप में की थी। और केंद्रक नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अब बात करते हैं अन्य नाम, इसे कोशिका का हृदय भी कहते हैं, इसे कोशिका का नियंत्रण अंग, प्रबंधन अंग, निर्देशक भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं उपस्थिति। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, इस केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो फोंटाना ने की थी। और इसका नाम किसने दिया था? बॉम्ब ने दिया था। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं, इसे कोशिका छोटा केंद्रक कहते हैं और केंद्रक में केंद्रक कहते हैं, केंद्रक का केंद्रक कहते हैं इसे। और ये जो फोंटाना जो होता है, केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका जो होती है झिल्ली रहित होती है। अब बात केंद्रक जो होता है ये दोहरी झिल्ली रहित कोशिका अंग होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें।